चलो तो आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इससे पहले हमने सर्कुलर लूप के सेंटर पे फील्ड फाइंड किया था, आज हमको एक्सिस पे बताना है। एक्सिस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कुलर रिंग है तो तुम उसको अपने कॉपी के पेज पे रखो और तुम उसको ऊपर से देखो तो उस सर्कुलर रिंग के सेंटर से एक लाइन, उस सर्कुलर लूप के सेंटर से एक लाइन निकला हुआ जो कि तुम्हारे तरफ आ रहा होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। और जो आपका एक्सिस होता है किसी भी सर्कुलर लूप का, वो हमेशा उस लूप के परपेंडिकुलर होता है। तो जो लूप आपका अगर कॉपी के प्लेन के पेज में होगा तो उसका जो एक्सिस होगा वो आपकी तरफ आ रहा होगा, मतलब कि उस कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपल सी कहानी ये है। तो अपने को अभी एक्सिस वाले पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने सेंटर पे फाइंड किया था, तो अंतर सबको समझ में आ गया होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कि कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। सबको दिख रहा होगा कि एक हमने एक सर्कुलर लूप लिया है जिसका रेडियस आर है। ओके, कैरिंग अ करेंट आई। इस सर्कुलर लूप में करंट आई है और O इज द सेंटर ऑफ द लूप। O सबको दिख रहा होगा, O लूप का सेंटर है। और बोला कि एंड P इज अ पॉइंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस। तो आपका जो P है वो एक पॉइंट है जो कि इस लूप के एक्सिस पे लाई कर रहा है। और इसका एक्सिस कहाँ आएगा? इसके सेंटर से बाहर की तरफ आता हुआ लाइन जो ये आपका है, देखो मैं इसको लिखता हूँ OP। तो OP इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। और ये OP एक एक्सिस है और मान लो इसी एक्सिस पे एक पॉइंट P है और ये पॉइंट P का डिस्टेंस इस सर्कुलर रिंग के या सर्कुलर लूप के सेंटर से x है। ओके, चलिए तो डिस्टेंस OP इज x, सबको दिख रहा है। और इसमें लूप में जो करंट आपका आई था, और हमने इस केस में मान के चल रहे हैं कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें करंट आपका आई होगा और वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो इससे ऐसा होगा करंट का डायरेक्शन। जब करंट इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा तो उस पॉइंट पी पे बस फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेगा, वैल्यू फिर से जो हम लोग फार्मूला यहाँ से लेके आएंगे उसी फार्मूला से फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे, बस डायरेक्शन चेंज कर जाएगा करंट का डायरेक्शन चेंज करने से। ओके, अब उसके बाद हमने लिखा है कि लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज। ये जो लूप मैंने बनाया है ना, ये आपका जो कॉपी का पेज है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका अगर कॉपी एक्स वाई प्लेन में है तो ये जो लूप आपका होगा वो है इन वाईजेड प्लेन। इन वाईजेड प्लेन। अगर तुमको इसका फील नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं तो मैं तुमको एक यहाँ पे और डायग्राम बना के समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि ये अगर हमारे कॉपी का पेज है, देखो सब लोग इसको यहाँ से समझने की कोशिश करना। ये मेरा कॉपी का पेज है मान लो, और ये मेरा कॉपी का पेज कर रहा है लाई इन एक्स वाई प्लेन, तो ये हो जाएगा एक्स और ये तुम्हारा हो जाएगा वाई। अब जो मेरा लूप है वो कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से। ये लूप कुछ ऐसा है, देखो ये इसको आप ऐसे मान सकते हो कि ये कॉपी के पेज पीछे से भी आ रहा है, वो कॉपी के पेज के पीछे से आ रहा है और फिर ये ऊपर वाला जो है पोर्शन सामने वाला वो हमको दिख रहा है। और ये लूप कहाँ है तुम्हारा? ये लूप तुम्हारा है इन वाइजर प्लेन। सबको ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना हमने कैसा लिया है लूप? बोलो तो। तो ये जो अपना लूप है वो इसके कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वाईजेड प्लेन में है, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस होगा वो कहाँ आएगा? इसका जो एक्सिस आएगा वो प्लेन के लूप के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका जो एक्सिस आएगा वो आपका आएगा एक्स में। देखो इसका जो एक्सिस आएगा वो आपका आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, और इसीलिए जो मैंने ओपी का डिस्टेंस लिया है वो है लिया है एक्स। तो आप मान सकते हो कि जो इसका एक्सिस है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे। ओके, तो हमको इसी पॉइंट पी पे फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, अच्छी बात है। अब ओपी हमने, अच्छा चलो हमने लिखा है कि लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज, जो कि मैंने तुमको अभी बताया। तो फिर जो तुम्हारा एक्सिस होगा ओपी, ओपी जो तुम्हारा एक्सिस है वो कहाँ लाई कर रहा है? वो कर रहा है लाई अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब कि जो एक्सिस होगा वो लाई करेगा इन द प्लेन ऑफ द पेज। आपका अगर लूप पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो जो एक्सिस होगा वो आपके पेज के प्लेन में होगा, और वो अभी पहले वाले केस में अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो हमने लिखा है कि एक्सिस ओपी इज इन द प्लेन ऑफ पेज, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और करेंट इन लूप इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको सबको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो तो मैंने दो पॉइंट इस लूप पे लिया है, इस लूप पे मैंने दो पॉइंट लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एंड दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी आर डायमेट्रिकली अपोजिट।
मैंने क्यों दो पॉइंट लिया है वो तुमको अभी समझ में आएगा। फिलहाल तुम जान लो कि ये ए और बी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट थे, तो अगर मैं उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे शो करना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा पॉइंट ए और यहाँ पे तुम्हारा आएगा पॉइंट बी। ओके, चलो। तो अब हमको इस लूप के चलते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक बात तो हम श्योर है कि मेरे पास एक ही टूल्स है और उस टूल का नाम है बायोट सेवेट लॉ। कि आपको जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है तो हमको बायोट सेवेट लॉ का यूज करना होता है। और बायोट सेवेट लॉ जो वैलिड है वो आपका है वैलिड ओनली फॉर अ इनफाइनाइट सिमली स्मॉल करेंट एलिमेंट। तो मतलब फिर से मेरे को एक करेंट एलिमेंट लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे इसका कर रहा हूँ डेरिवेशन। मैं इस साइड कर रहा हूँ इसका डेरिवेशन। तो मैंने बोला कि कंसिडर an infinite simally small current element ideal vector है ना, current element ideal vector at point A। आपको इस पॉइंट ए पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेना है। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया ये स्मॉल करंट एलिमेंट। और इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा डीएल। इसका लेंथ है डीएल। ओके, अब ये जो आपका इनफाइनाइट सिमली स्मॉल एलिमेंट है, इसके चलते जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ होगा स्मॉल सा फील्ड। तो मैं लिखता हूँ डीबी, स्मॉल सा फील्ड एट डीबी ड्यू टू ए। सफिक्स में मैंने ए लिखा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट सिमली स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी इज डीबी ए। और वो हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ याद है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये सबको याद होगा। और आर क्या होता है कि इस करेंट एलिमेंट को जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है उससे एक लाइन ज्वाइन करो और इसका जो डिस्टेंस, तो दिस इज आर, दिस इज द आर, ये आपको लेना है आर। ठीक है, ओके। और ये आपका हो गया आर। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक टर्म आता है थीटा और क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक आपका टर्म आता है थीटा। और होता क्या है थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। और इस केस में आपका आर वेक्टर क्या आने वाला है, वो आपका आने वाला है एपी वेक्टर। ए और पी को आपने जो ज्वाइन किया है वही आपका एपी वेक्टर इज द आर वेक्टर। अब मैं यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा इसको वो करो, अब तुमको करना होगा विजुअलाइज, नहीं तो ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से, तो ये जो मेरा सर्कुलर लूप था वो कहाँ था, वो था पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब कि जो डीएल वेक्टर आएगा वो भी कहाँ आएगा। और हमने क्या बताया तुमको कि डीएल वेक्टर हमेशा होता है करेंट के डिरेक्शन में। डीएल वेक्टर क्या होता है, हमेशा करेंट के डिरेक्शन में। तो अगर मेरा लूप, जो मेरा लूप था वो अगर पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उससे जो पॉइंट ए पे जो करेंट होगा वो भी कहाँ होगा, करेंट का भी जो होने वाला है डिरेक्शन वो उससे पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जो आपका एपी वेक्टर है, जो आपका एपी वेक्टर है वो इस पेज के प्लेन में ही लाई कर रहा होगा। तो तुम लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो कि जो मेरा डीएल वेक्टर है वो है पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर, और जो मेरा एपी वेक्टर आएगा वो पेज के प्लेन में ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे एंगल कितना आने वाला है, यहाँ पे तुम्हारा एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड एपी वेक्टर या आर वेक्टर इज 90 डिग्री। ये तुम लोग इस बात को याद रखना। तो ये आपका आ गया है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब कि अब जो डीबी फील्ड आपका आएगा ड्यू टू ए, वो कितना आने वाला है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से अलग से। मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर डीबी ए इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल और साइन 90 हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ, जिनको एंगल वाला नहीं समझ में आता एक बार मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से कि ये जो मेरा लूप था वो प्लेन के पेज के परपेंडिकुलर था। मतलब कि देखो तो जरा ध्यान से, तो अगर मैं इस लूप को ऊपर से देखूं, मतलब पेज के ऊपर से देखूं, व्यू करूं मैं, तो हमको इस पॉइंट ए पे क्या फील होगा कि वहां से करंट प्लेन के या पेज के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ आता हुआ हमको ऐसा दिखेगा। पक्का श्योर हो ना, चेक करो एक बार देखो ए से। और जो पॉइंट बी है वहां पे तुमको करंट अंदर जाता हुआ दिखेगा, है ना। देख लो एक बार, चेक करो, चेक करो। ओके, तो आप देखो तो ए पे करंट कहाँ है कि मेरे कॉपी के पेज के परपेंडिकुलर है। तो करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है कॉपी के पेज के, और जिस तरफ करंट का होता है डायरेक्शन डीएल वेक्टर भी उसी तरफ होता है।
तो आप बोल सकते हो कि उस पॉइंट ए पे जो डीएल वेक्टर आएगा वो आएगा अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। और जो तुम्हारा आर वेक्टर था वो था अलोंग द लाइन ए पी। और जो तुम्हारा लाइन ए पी है वो तुम्हारा कॉपी के पेज में ही लाई करने वाला है। तो उनके बीच का जो एंगल बनने वाला है वो बनेगा एंगल 90 डिग्री, एक तुम्हारा कॉपी के पेज में और एक तुम्हारा कॉपी के पेज के परपेंडिकुलर। तो एंगल 90 आएगा, ठीक है। ठीक है ना, हाँ। तो एंगल जैसे ही 90 आ गया तो आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट ए इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाई आर स्क्वायर, या इसको सिंपली हम बोल सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो ये तो आया उस एलिमेंट एट ए के चलते का मैग्नेटिक फील्ड। और उसका ये आएगा मैग्नीट्यूड। अब हमको फाइंड करने का पड़ेगा उसका डायरेक्शन भी, कि उसका किस तरफ आ रहा है डायरेक्शन। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा। अब हम लोग फाइंड करते हैं ए के चलते, जो हमने ए पे एलिमेंट लिया है उसका डायरेक्शन क्या आने वाला है। तो उसके लिए मैं देखो फिर से यहाँ पे करना चाहूंगा कि इसको मैंने ऐसे लिखा कि इस लूप को थोड़ा सा हम सिंप्लिसिटी के लिए, सिंपली विजुअलाइज करने के लिए हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पे करेंट हमको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउटवर्ड, और पॉइंट बी पे हमको दिख रहा होगा करेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनवर्ड। तो मैंने एक डॉट से शो किया है और एक क्रॉस से शो किया है। और ये जो तुम्हारा ओ था, ये ओ हो जाएगा सेंटर ऑफ द लूप, और ये आर तुम्हारा हो जाएगा रेडियस। और ये जो पॉइंट पी था, इस पॉइंट पी पे हमको फील्ड फाइंड करना था, और ये एक्स था, और ये था तुम्हारा आर, और ये था तुम्हारा आर। ओके, अब तुम एक बात और मान लो कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग एपी था उसने इस ओपी के साथ एंगल कुछ बनाया था ऐसे फाई, फाई इज द एंगल ऑफ एपी विथ ओपी। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फाई। अब चेक करो कि इस ए वाले करंट एलिमेंट के चलते पॉइंट पी पे क्या आने वाला है फील्ड का डायरेक्शन। तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, जो हम तुमको बताए थे। अब तुम मेरे को बताओ कि पॉइंट बी पे क्या आने वाला है फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट ए पे करेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउटवर्ड, तो मेरा थंब करना चाहिए पॉइंट उसी तरफ करेंट की तरफ, और मेरा फिंगर्स जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है। और फिर हम मुट्ठी को बंद करेंगे। तो देखो तुम लोग ध्यान से कि जो तुम्हारा फील्ड आएगा ना वो कहीं इस तरफ आ रहा होगा। एक बार सब लोग ध्यान से देखो, चेक करो तो इसको। तो सब लोग, मैंने इस पे बहुत सारे तुमको क्वेश्चन बताया था ऐसा करके, और इसीलिए हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट है कि मेरा हैंड जेस्चर सबको दिखे। सब लोग चेक करो कि उससे ए वाले करेंट एलिमेंट के चलते पॉइंट पी पे जो फील्ड आ रहा है वो कहीं उस तरफ आएगा। और हमको एक बात और पता है कि ये जो फील्ड होता है वो करेंट और ये एपी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था उसका एंगल इस एपी से होगा 90 डिग्री। तो अगर एपी से एंगल 90 डिग्री होने वाला है, मतलब देखो ध्यान से कि ये था आपका फाई, तो ये वाला हो जाएगा एंगल 90 माइनस फाई, तो ये आपका हो जाएगा फाई। मतलब कि आपका जो डीबी है ड्यू टू करेंट एलिमेंट एट ए, वो आपका फील्ड कुछ ऐसे जा रहा होगा उससे जो आपको दिख रहा है वो डायरेक्शन, और उसका एंगल वर्टिकल के साथ, या आप कह सकते हो कि वाई के साथ आपका एंगल बनने वाला है फाई। समझ में आया? सब लोग एक बार चेक करो जल्दी से, देखो। तो ये था तुम्हारा डीबी ड्यू टू एलिमेंट एट ए। ओके, अब तुम लोग ध्यान से एक बार समझो अच्छे से कि इससे पहले जो हमने सर्कुलर लूप लिया था, तो उस केस में हमको फील्ड फाइंड करना था सेंटर पे। तो हमने एक छोटा सा लिया था एलिमेंट, और हमने चेक किया था कि इस छोटे से एलिमेंट के चलते सेंटर पे जो फील्ड आ रहा था वो या तो आया था प्लेन के परपेंडिकुलर कमिंग आउटवर्ड, या गया था गोइंग इनवर्ड। और हमने उस लूप पे जो भी एलिमेंट लिया था सबका फील्ड का डायरेक्शन एक तरफ ही आता था, तो मेरे कोई तकलीफ नहीं हुआ था, हमने एक साथ उसका कर दिया था इंटीग्रेशन, वहां पे आसानी से हो गया था। लेकिन इस केस में क्या होता है ना कि जैसे तुम्हारा पॉइंट अब लाई करता है ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, तो अब सभी एलिमेंट के फील्ड का डायरेक्शन एक नहीं आता है, एक तरफ नहीं आता है। और जैसे ही सबके फील्ड का डायरेक्शन एक तरफ नहीं आने वाला है और फील्ड आपका होता है वेक्टर, तो आपको वेक्टर समेशन करना है। मतलब कि उस केस में हम लोग करते क्या है कि फील्ड का एक्स कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, फील्ड का वाई कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, फिर एक्स में करते हैं ऐड सेपरेटली, फिर वाई में करते हैं ऐड सेपरेटली, और फिर उनको कंबाइन कर देते हैं। ये ये तब करते हैं जब सारे एलिमेंट के चलते फील्ड का डायरेक्शन एक तरफ नहीं होता है। और वही चीज तुम्हारा यहाँ आने वाला है। और तुमको अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो हमने जो पॉइंट ए के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिया है ना, तुम उससे चेक कर लो कि अगर मैं अब ये जो आपका पॉइंट बी पे एलिमेंट है जिसमें करेंट का था
डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनवर्ड, इसके चलते जब तुम यहाँ पे फील्ड फाइंड करोगे इस पॉइंट पी पे, तो देखना वो तुम्हारा फील्ड कहीं आएगा इस बार इस तरफ, ऐसा कुछ आएगा। देखो सब लोग चेक करो, कुछ ऐसा है, इस तरफ आएगा डीबी, और इसको मैंने नाम दिया है बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट एलिमेंट एट पॉइंट बी, और अगर पॉइंट बी डायमेट्रिकली अपोजिट था मतलब ये भी सेम एंगल बनाएगा फाई, और तब ये भी तुम्हारा एंगल आने वाला है, ये भी तुम्हारा एंगल आ जाएगा फाई। तो देखो ध्यान से कि ए वाले एलिमेंट का फील्ड और बी वाले एलिमेंट का फील्ड सेम तरफ नहीं आया है। तुम लोग एक बार वीडियो को मतलब कि पॉज करो और एक बार तुम लोग खुद से सोचो, सोचो तो जल्दी से। हाँ तो हम लोग इतना श्योर हो गए हैं कि ये दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं आने वाला है। लेकिन तुम लोग अगर एक बात ध्यान देखो तो यहाँ पे मेरा एक चीज आसान क्या होता है कि यहाँ पे सिमेट्रिक आने वाला है, और सिमेट्रिक जहाँ भी आता है थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो तुम ध्यान से देखो हम क्या बोलने जा रहे हैं। अगर ये पॉइंट ए और बी एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट थे, ओके, तो ये तुम्हारा एंगल जो फाई बनाया था दोनों एंगल फाई होगा। और यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों के चलते वो एलिमेंट एट ए एंड एलिमेंट एट बी, दोनों के चलते जो फील्ड का मैग्नीट्यूड आने वाला है ना वो उस पॉइंट पी पे सेम आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ डी बी ए इक्वल टू मॉड ऑफ डी बी बी, और वो कितना आएगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। दोनों का फील्ड का वैल्यू सेम आने वाला है। अब जरा हम इस पॉइंट पी पे करते हैं चर्चा, देखो तो हम इस पॉइंट पी पे किए चर्चा। तो एक फील्ड, और मान लो कि इसका वैल्यू हम लिखते हैं डीबी, दोनों के फील्ड का स्ट्रेंथ सेम था और उसको मैंने नाम दिया डीबी। तो एक डीबी इधर आ रहा है तुम्हारा एंगल फाई, एक डीबी तुम्हारा इस तरफ आएगा एंगल फाई। अब इन दोनों का जब मैं कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो एक का इस तरफ आएगा डीबी कॉस फाई, और इधर आएगा डीबी साइन फाई। दूसरे वाले का डीबी साइन फाई भी इस तरफ ही आएगा, लेकिन उसका डीबी कॉस फाई आएगा पहले के अपोजिट में। मतलब हमको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इनका जो कॉस वाला कंपोनेंट था वो हो जा रहा है कैंसल आउट, कॉस वाला कंपोनेंट हो जा रहा है कैंसल आउट। मतलब कि जो भी तुम्हारा नेट फील्ड आएगा वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। देखो सब लोग ध्यान से, मतलब कि फील्ड तुम्हारा कहाँ आएगा, फील्ड ओनली आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, या हम लोग बोलेंगे ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप, along the axis of the loop। तो ये हमको एक सिंपल चीज दिखा कि y वाला फील्ड क्या हो जा रहा है, कैंसल आउट हो जा रहा है, और फील्ड कहाँ होगा, ओनली इन x होगा। कहाँ होने वाला है फील्ड आपका होगा ओनली इन x। तो ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट लिया था, a के जस्ट अपोजिट b, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होंगे और उसके अपोजिट भी वैसे वैसे पॉइंट बनते जाएंगे। तो सबका क्या होगा कि y वाला कंपोनेंट सबका कैंसिल होते जाएगा और सबका x वाला कंपोनेंट ऐड होते जाएगा। मतलब कि हम सिंपल सी कहानी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नेट फील्ड आने वाला है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि नेट फील्ड डीबी नेट इज इक्वल टू ओनली क्या होगा तुम्हारा डीबी एक्स। नेट फील्ड मेरा ओनली आने वाला है एक्स में, एक्स वाला कंपोनेंट, और देखो कितना आया था, वो तुम्हारा आया था डीबी साइन फाई। डीबी साइन फाई इज द नेट फील्ड। ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डीबी का वैल्यू क्या आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर एंड इंटू साइन फाई। अब सब लोग तुम उस डायग्राम से देखो, तुम लोग बोल सकते हैं कि आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ओनली मैथमेटिक्स है, फिजिक्स अपना वहीं खत्म हो गया है, अब केवल मैथमेटिक्स है। तो ये तुम्हारा आ गया वैल्यू ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। और सिमिलरली अगर तुम साइन फाई का वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो क्या आएगा वैल्यू ऑफ साइन फाई, वो तुम्हारा जाएगा आर वाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो अब इसका वैल्यू करो पुट। चलो तो तुमको डाउट ये हो रहा है कि हम लोग इस नेट फील्ड में 2 dv साइन फाई क्यों नहीं लिख रहे हैं, तुम्हारा डाउट ये था। एक्चुअल में तुम 2 dv साइन फाई भी लिख सकते हो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, बस अंतर आता है जब हम लोग लिमिट पुट करते हैं। तो आप 2 dv साइन फाई भी लेके कर सकते हो समेसन, आप केवल dv साइन फाई ही लेके कर सकते हो समेसन। तो चलो तुम अगर बोले हुए कि आप 2 dv साइन फाई से करो तो मैं उसी से करता हूँ। तो मैंने बोल दिया कि नेट फील्ड इज 2 dv साइन फाई। ओके तो यहाँ पे मैं 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई तुम्हारी मन की शांति के लिए। अब सबका जो वैल्यू था तो करो पुट। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तुम्हारा हो जाएगा आई, और डीएल था उसको ऐसे ही छोड़ दो आई डीएल, और 2 और साइन फाई की जगह पे हम कर देंगे पुट आर बाई आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, और जहाँ पे आर स्क्वायर था वहाँ कर देंगे हम, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 IR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 एंड इंटू डी एल। तो ये तुम्हारा आ गया डीबी नेट। ये छोटा सा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मतलब उस एलिमेंट के चलते नेट फील्ड जो आपका आ रहा था वो आ रहा है ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। कहाँ आ रहा है? ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, या आप बोल सकते हो कि ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। ओके, अच्छी बात है। अब हमको अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हमको करना होगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। तो हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 IR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा डीएल। हमने सब लिख लिया ना? ओके चलो, अच्छी बात है। अब तुम ध्यान से चेक करो कि यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है। तो देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट बाहर आएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, आई कांस्टेंट बाहर आएगा, रेडियस ऑफ द लूप बाहर आएगा। उसके अलावा तुम अगर ध्यान दो, या तुमको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो विजुअली, तो जितने भी एलिमेंट आप लोगे इस सर्कुलर लूप पे, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा और करता हूँ ऊपर। तुम जितने भी एलिमेंट इस लूप पे लोगे, सबका डिस्टेंस इस पॉइंट पी से एक ही आने वाला है। या ऐसा बोलो कि सबके लिए जो ये आएगा ना स्मॉल आर, वो हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर ही आएगा। मतलब वो जो एक्स है वो पूरे लूप के लिए कांस्टेंट आने वाला है। उस लूप पे जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए वो सेम आता है। तुम इसको सोचो विजुअली। और अगर नहीं या कुछ तकलीफ हो तो तुम एक रिंग लेके आना, और फिर रिंग लेके खुद से अपने घर में चेक करना। तो वो एक्स जो था वो तुम्हारा कांस्टेंट है, मतलब कि ये पूरा का पूरा टर्म आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे केवल बची है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और डीएल क्या था? कि उस छोटे से एलिमेंट का लेंथ। तो अगर हम पूरा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करते हैं, मतलब क्या कि हमको मिलेगा टोटल लेंथ, हमको मिलेगा टोटल लेंथ। एंड टोटल लेंथ मतलब क्या? कि लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप। और सबको क्या पता है कि लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप इज 2 पाई आर। सब लोग ये बोलेंगे सर आप 2 पाई आर पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे आता है ट्विस्ट, कि यहाँ पे आप टोटल लेंथ इस बार 2 पाई आर पुट नहीं करोगे। यहाँ पे अब आपको लेंथ पुट करना होगा ओनली पाई आर। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि देखो तो हमने पहले ही फील्ड को 2 dV sin phi मान के काम कर लिया था। मतलब कि हम जो फील्ड ऐड कर रहे थे ना, वो हम लोग उस सेंट्रल लाइन से ऊपर और नीचे एक साथ ही ऐड कर रहे थे। समझ में आया ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आप एक साथ लिए हो एलिमेंट ऊपर भी और नीचे भी, और उन दोनों का फील्ड आप एक साथ ही ऐड कर रहे थे, तभी आपने नेट फील्ड में 2 dV sin phi लिया था। तो अब जब आप लेंथ लोगे तो आप लोगे हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्कल। अगर तुम वही लेते सिर्फ dV sin phi, तब जो तुम्हारा लेंथ आता तब तुम लेते 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं है कहाँ पे चेंज आ रहा है? बोलो जल्दी से। हाँ बस, तो तुम खाली अगर तुम dV sin phi, तो तुम अगर dV sin phi भी करके करता तो तब तुम लेंथ लिखता 2 पाई आर। यहाँ पे तुम 2 dV sin phi कर दिया है तो अब तुमको लेंथ लेना होगा ओनली पाई आर। तो करो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 IR इंटू लेंथ हो जाएगा तुम्हारा पाई आर, एंड ये तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, फॉर्मूला आ गया है अपना। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, हमको साफ साफ वहां पे दिख रहा है कि 2 पाई कैंसल आउट है। चेक करो तो एक बार। तो वहां से हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 IR स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। और फील्ड कहाँ आएगा? अलोंग द एक्सिस। एंड कुछ ऐसा आएगा ना, देखो राइट साइड में आया था, देखो उस पॉइंट पी पे जो नेट फील्ड आपका आ रहा था, उस पॉइंट पी पे वो आया था अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ आया था नेट फील्ड। तो सब लोग इसको याद रखना। एक्चुअल में मेन वाला ये होता है फॉर्मूला, ये आपका हो गया मेन फार्मूला। तो जब तुमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तो वहां पर जो अपना वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई का, उसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, वहां पर उसका वैल्यू पूरा पुट करेंगे 10⁻⁷। तो ये हुआ ओरिजिनल फॉर्मूला, उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब मान लो कि अगर लूप में n टर्न रहा तो, इफ लूप हैज n टर्न्स,
और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि ये एन टर्न करने से उसका रेडियस चेंज नहीं किया होगा। तो बी नेट क्या आ जाएगा, तो एन से कर दो मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2। अब यही मान लो कि हमको अगर इस फॉर्मूले से फाइंड करना हो सेंटर पे फील्ड, अगर हमको इस फॉर्मूले से फाइंड करना हो फील्ड एट द सेंटर, तो जहां पे एक्स था वहां कर देंगे पुट एक्स बराबर जीरो, वही ना, क्योंकि अगर सेंटर पे आएगा तो एक्स हो जाएगा जीरो। तो तुम्हारा बी नेट देखो जो तुम सीखे हो वही आ जाएगा सेंटर के लिए। देखो तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। और यही हमने सिखा भी था कि सेंटर पे फील्ड ये होता है, एट द सेंटर ऑफ और सर्कुलर लूप फील्ड अपना होता था म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। समझ में आया ना? ओके। अब देखो कुछ बातें और ये बातें ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो लूप लिया था कुछ ऐसा था, और इसमें करेंट था एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पी पे जो फील्ड आया है वो आपका कहाँ है, वो आया है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ आपका फील्ड आया है, फील्ड नेट का डायरेक्शन। और आप चाहते तो ये फील्ड आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल भी कर सकते हो, आपका वही आएगा बी नेट। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये पॉइंट इस लूप के लेफ्ट साइड लाई करेगा, देखो यहाँ पे पॉइंट पी कहाँ था, इसके राइट साइड था ना। अगर यही पॉइंट पी आपका अगर इस लूप के लेफ्ट साइड लाई कर गया, अब उस पॉइंट पी पे फील्ड का अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है तब तो हम लोग सेमी फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला ही जो। अब बताओ मेरे को कि तुम उस पॉइंट पी पे फील्ड का डायरेक्शन क्या आने वाला है, सोच बताओ जल्दी से। नहीं, गलत गलत गलत। फिर से तुम्हारा फील्ड पॉजिटिव नहीं आएगा, तुम चेक कर लो, चेक कर लो। अगर भरोसा नहीं है मेरे पे तो चेक करो कि फिर से तुम्हारा फील्ड जो आएगा वो पॉजिटिव एक्स नहीं आएगा। और तुमको चेक करना है तो तुम ऐसे करो, इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लो तुम पॉइंट बी। पॉइंट ए पे करंट तुम्हारा आ रहा होगा बाहर की तरफ, पॉइंट बी पे जा रहा होगा करंट अंदर की तरफ, और फिर जो तुम्हारा ये होगा पॉइंट पी, तो देखो तो ए का फील्ड आएगा इस तरफ और बी का फील्ड आएगा इस तरफ, तुम चेक कर लो। और ये एंगल होगा फाइव, ये एंगल होगा फाइव, फिर से तुम्हारा जो नेट फील्ड आएगा वो इस तरफ ही आएगा, चेक करो जल्दी से। तो तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है, कोशिश करो। तो पॉइंट राइट साइड लाई करे लेफ्ट साइड लाई करे, ना तो फील्ड का वैल्यू चेंज करेगा और ना तो फील्ड का चेंज करेगा डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular loop is same for point right and left side। अगर खाली ठीक है ना, ओके, तुम लोग इसको याद रखोगे, चलो अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया कि इस बार जो करेंट था ना, इस बार मैंने चेंज कर दिया है करेंट का डायरेक्शन। इस बार मैंने लिया है करेंट क्लॉकवाइज। अब बताओ कि अब इस पॉइंट पी पे क्या आने वाला है फील्ड का डायरेक्शन, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जल्दी मेरे को बताओ तो तुम लोग। ओनली हम पूछ रहे हैं डायरेक्शन। हाँ, अब आएगा तुम्हारा देखो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे फील्ड आएगा इस तरफ और इस पॉइंट पे फील्ड तुम्हारा आएगा इस तरफ। वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम लोग सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस चेंज करेगा डायरेक्शन। और कब चेंज करेगा, जब आप करेंट का डायरेक्शन चेंज करते हो तभी। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज था करेंट तब आपका फील्ड आया था पॉजिटिव एक्स में, अगर आपका क्लॉकवाइज में हो जाएगा तो हो जाएगा निगेटिव एक्स में, याद रहेगा ना? अब चलो हम देखते हैं इसका ग्राफ, कि इसका फील्ड का ग्राफ कैसा आता है। तो इधर मैंने लिया है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज एक्स, और एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब हमने देखा कि जैसा होगा फील्ड पॉइंट फॉर राइट साइड वैसा ही होगा फील्ड फॉर पॉइंट लेफ्ट साइड भी ऑल्सो। तो दोनों साइड आपका जो डायग्राम आएगा वो आएगा सिमेट्रिक, और डायग्राम कुछ ऐसा आता है, वैसा ये आता है ग्राफ। तो ये ग्राफ तुम लोग याद रखना, दिस इज द ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल।
और मैक्सिमम फील्ड कहाँ होता है? मैक्सिमम फील्ड इज एट द सेंटर। बी मैक्सिमम इज एट सेंटर, जब देखो एक्स का वैल्यू 0 था। और उसके बाद जैसे जैसे तुम एक्सिस उसके सेंटर से दूर जाते जाओगे तुम्हारा फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। तो ये तुम लोग याद रखना। ग्राफ देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात फिर से हमने क्या देखा कि फील्ड क्या आया था? फील्ड एट एक्सिस। मैं लिखता हूँ जो सबसे पहला अपना आया था फॉर्मूला, ओरिजिनल वाला। वो कुछ ऐसा आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू पाई स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तुम लोग एक बार चेक करो तो कि अगर मेरे लूप में सिर्फ एन टर्न होंगे तो ये आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू पाई आर स्क्वायर इंटू आई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो, इफ एक्स इज वेरी लार्ज देन आर, इफ एक्स इज वेरी लार्ज देन आर मतलब कि बोलेंगे कि फॉर वेरी फार पॉइंट, अगर पॉइंट तुम्हारा जो है पॉइंट पी अगर सेंटर से बहुत ज्यादा दूर पे हो जाए तो उस केस में हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ओनली आर सॉरी ओनली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और तब जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तब जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा देखो वो क्या आएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि बी एक्सिस इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू पाई आर स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई, जहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था वहां हम करेंगे पुट ओनली एक्स स्क्वायर। तो और ये तुम्हारा आ जाएगा 3/2, या फिर देखो तुम्हारा आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई टू इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। देखो चेक करो तो ये आएगा क्या? चेक करो, यही आ रहा होगा। और अभी के लिए तुम एक बात जान लो कि ये जो पाई आर स्क्वायर इंटू आई है ना, ये क्या है? देखो ये है एरिया ऑफ द लूप इंटू करेंट। ये है एरिया ऑफ द लूप इंटू करेंट, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बस अभी इसको जान लो, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल एम से, ये आएगा बाद में। तो अगर मैं इसको जहां पे ए इंटू आई था उसको मैं लिख दूं, या जहां पे पाई आर स्क्वायर इंटू आई है वहां पे अगर मैं लिख दूं कैपिटल एम, तो फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई टू कैपिटल एम बाई एक्स क्यू, the magnetic field at the axis of the circular loop. And expression of field, this expression of field is similar to expression of magnetic field due to a bar magnet। बार मैग्नेट सब लोग जानते हैं क्या है, हालांकि ये हम तुमको आगे ये प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग इसको याद रखना कि अगर पॉइंट जो पी था अगर एक सर्कुलर लूप के सेंटर से बहुत दूर हो तो वो जो तुम्हारा सर्कुलर लूप था ना वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बस तुमको फिलहाल इतना ही याद रखना है। और जब हम लोग बार मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे होंगे तब मैं जो फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो बिल्कुल यही फॉर्मूला आने वाला है तुम्हारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू एम बाई एक्स क्यू। याद रहेगा ना? बोलो सब लोग, अभी तुम लोग फिलहाल के लिए बस ये याद रखना। ये कब है? जब जब तुम्हारा पॉइंट बहुत दूर हो सर्कुलर लूप से। देखो ये क्वेश्चन है कि टू कोएक्सियल लूप L1 एंड L2 हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो कोएक्सियल लूप का मतलब ये होता है कि दोनों का एक्सिस कॉमन है। तो अब आप मान लो कि दोनों ही वाइजर प्लेन में थे तो दोनों का एक्सिस होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसा दिख रहा है तुमको। और एक कोई पॉइंट ओ है जो कि इन दोनों के एक्सिस पे लाई कर रहा है, और पॉइंट ओ का डिस्टेंस L1 के सेंटर से 4 सेंटीमीटर है और L2 के सेंटर से 3 सेंटीमीटर है। और लूप वन में हमको करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, देखो I1 का वैल्यू दिया है 1 एम्पियर, और लूप वन में करंट का डायरेक्शन आपका है एंटी क्लॉकवाइज। अब पूछा ये है कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन L2 सो दैट नेट फील्ड एट पॉइंट O इज जीरो। इस लूप टू में करंट का वैल्यू कितना हो और उसका डायरेक्शन क्या हो जाए ताकि इस पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। तो देखो सिंपल सी कहानी ये है कि उस पॉइंट ओ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा ड्यू टू लूप 1 एंड 2, मतलब कि नेट फील्ड एट पॉइंट ओ इज वेक्टर समेशन ऑफ B1 एंड B2।
और इनका समेशन होना पड़ेगा जीरो, मतलब क्या कि b1 प्लस बी टू इक्वल टू जीरो। तब आप यहाँ से बोल सकते हो कि b1 इज इक्वल टू नेगेटिव b2। और इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। बोलो, दोनों फील्ड का इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, यही ना, तभी उनका समेशन क्या हो जाएगा, समेशन जीरो होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो देखो ध्यान से कि इस लूप वन में करंट था एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस पॉइंट ओ पे वन के चलते जो फील्ड आएगा वो आएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस लूप टू में हम लोग करंट का डायरेक्शन ऐसा लेंगे ताकि उसका फील्ड कहाँ आ जाए, निगेटिव एक्स एक्सिस में। तब बताओ कि क्या लेंगे, लूप टू में करंट लेंगे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब लूप लूप टू में हम लेंगे करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक आंसर तो हमको मिल गया कि लूप टू में जो करंट होगा वो होगा क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज होगा तो उसका फील्ड हो जाएगा तुम्हारा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब कितना होगा, तो मान लिया मैंने उसका वैल्यू I2 है, तो बस अब चेक कर लो यहाँ पे कि उन नेट फील्ड जीरो होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए जीरो, तो मॉड b1 शुड बी इक्वल टू मॉड b2। एंड इसके अलावा हम यहाँ से इस तरफ आ गए हैं, मॉड b1 शुड बी इक्वल टू मॉड b2। तब करो, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वन वन टर्न्स थे। तो चलो देखते हैं ध्यान से। तो फील्ड क्या आता है बोलो सब लोग, तो म्यू नॉट I1 R1 स्क्वायर बाई टू R1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो जाएगा फील्ड ड्यू टू वन। और फील्ड ड्यू टू टू कितना आएगा, म्यू नॉट I2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का पावर 3/2। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिया हुआ है तो आप म्यू नॉट बाई फोर पाई वाले टर्म में क्यों आपने यूज नहीं किया। तो एक्चुअल में अगर तुम उस फॉर्म में भी यूज करोगे तो बोथ साइड म्यू नॉट बाई फोर पाई आएगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो अपने कोई तकलीफ है नहीं इस फॉर्म में यूज करने से। तो चलो देखते हैं। और यहाँ से भी तुम्हारा म्यू नॉट बाई टू बोथ साइड है, तो उसको हटा दो, यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट। अब वैल्यू करो पुट, तो I1 का वैल्यू था वन, और देखो तो R1 का वैल्यू दिया था हमको 3 सेंटीमीटर ना, चेक करो एक बार। R1 का वैल्यू दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, हाँ, जहाँ तक मेरे को याद है। देखो यहाँ पे, हाँ। और तुम यहाँ पे वैल्यू और डिस्टेंस, मतलब रेडियस का वैल्यू और डिस्टेंस का वैल्यू तुम सेंटीमीटर में यूज कर सकते हो, क्योंकि बोथ साइड ही जब सेंटीमीटर पे आएगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो कोई चाप है नहीं अपने को। तो करेंट आपका हो गया है I1 1 एम्पियर, और R1 हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर, तो 9 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, तो फिर से 9 प्लस X1 स्क्वायर। देखो इस लूप वन से पॉइंट ओ का डिस्टेंस था 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो 16 इक्वल टू I2 हमको फाइंड करना है। R2 कितना है भाई, तो R2 था 4 सेंटीमीटर, तो उसका होल स्क्वायर तो 16 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर तो 16 प्लस आपका X2 था 3 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर तो 9, और इसका पावर 3/2। तो देखो तुम ध्यान से, तो फिर से ये तुम्हारा, अच्छा यहाँ भी आएगा 3/2 ना, तो ये टर्म आपका और ये पूरा टर्म हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहाँ से जो आपका I2 आएगा वो आएगा 9/16 एम्पियर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इन लूप टू इज 9/16 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या आने वाला है था क्लॉकवाइज। समझ में आया। अच्छा, ये जो मैंने आज वो किया ना, मतलब कि फार्मूला किया था डिराइव एक्सिस पे फील्ड वाला, वो तुम लोग याद कर लेना, या उसको समझ तुम लोग समझ लेना, बोर्ड्स में वो क्वेश्चन आने का चांस रहता है बहुत ज़्यादा उसका प्रूविंग। अब देखो ध्यान से, तो हमने एक नोट्स में लिया है पॉइंट, और इसका टॉपिक दिया हमने हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। तो एक्चुअल इसमें तुम्हारा दो कॉइल्स होते हैं, ये दो कॉइल का कॉम्बिनेशन होता है, और दो आइडेंटिकल कॉइल्स होते हैं। आइडेंटिकल कॉइल्स मतलब कि दोनों में करंट सेम होगा, दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा, दोनों में करंट का डायरेक्शन भी सेम होगा। देखो ये हमने दो कॉइल लिया है, 1 and 2, दे आर आइडेंटिकल कॉइल्स, रेडियस R करेंट I सेम डायरेक्शन में। ओके, और इसका एक ग्राफ आता है एक्चुअल में, और तुम वो ग्राफ ध्यान रखना, मैं तुमको इसका ज़्यादा जो डेरिवेशन कैसे आता है वो नहीं चाहता हूँ बताना।
कि उसमें तुम लोग को फिर हो सकता है दिक्कत हो जाए। बस तुम लोग इसका इंपॉर्टेंस जो ग्राफ आता है वो तुम लोग याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कहीं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में तुमको ग्राफ ही पूछ दे। तो दो क्वाइल आइडेंटिकल और ऐसे रखे हुए हैं और इनका रेडियस आर था, और जब इनके बीच का सेपरेशन इनके रेडियस के इक्वल हो जाता है, व्हेन सेपरेशन बिटवीन द coils is equal to the radius of the coil, तब इनके मिड पॉइंट पे, ये ओ जो था वो इनके लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट था, तब इनके मिड पॉइंट का, या बोलो कि इनके नियर द मिड पॉइंट जो फील्ड होता है ना वो होता है नियरली यूनिफॉर्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब हम लोग दो आइडेंटिकल सर्कुलर क्वाइल लेंगे और उनके सेंटर के बीच का सेपरेशन जब रेडियस के बराबर हो जाता है, तब उनके सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट के आसपास का फील्ड लगभग यूनिफॉर्म हो जाता है, और जो इनका ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। अब ये ग्राफ तुम लोग याद कर लेना। और देखो ये था ओ, ये था आपका बी, और ये था आपका एक्स, और ये जो एक्स है ना वो आपका है ओ से डिस्टेंस, ओ से इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस। तो जब हम मिड पॉइंट के आसपास ही रहेंगे, ओ पे रहेंगे, और उसके आसपास देखो फील्ड कैसा है, फील्ड अपना यूनिफॉर्म है ना, यहाँ पे देखो फील्ड आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म है। अब उससे आप जैसे ही जाओगे दूर इधर साइड, तो आपका फील्ड करता है डिक्रीज। और ऐसे ये जो आपका था ना कॉइल्स का ऐसा सिचुएशन, या ऐसा आपका क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन, इसी को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। तो बस तुम लोग ये याद रखना इसका ग्राफ कैसा आता है, ठीक है ना।